जय हिंद साथियों। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक इतिहास में आगे पढ़ेंगे मैसूर राज के उदय की कहानी, क्योंकि अंग्रेज हम लोगों के यहाँ भारत में प्रवेश कर चुके थे और उन्होंने धीरे धीरे कई सारे राज्यों पर सत्ता जमाने की कोशिश उनकी जारी थी। उसी क्रम में मैसूर राज की कहानी शुरू होती है हैदर अली से, और आप लोग आधुनिक इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान को। तो आज हैदर अली मैसूर का शासक कैसे बना और मैसूर राज जो था आगे टीपू सुल्तान ने इसको कैसे कवरअप किया, और टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से जो आने वाले समय की जो पृष्ठभूमि थी, टीपू सुल्तान ने एक अच्छे ढंग से जो युद्ध किया। जैसे हम लोग रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेते हैं और ये कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से एक बहुत जमकर जो युद्ध किया था, उसी क्रम में हैदर अली और टीपू सुल्तान की कहानी भी बहुत रोचक और साइसीपूर्ण कहानी है। तो आइए चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं मैसूर राज की ओर। वेंकट सेकंड ने 17वीं शताब्दी 1662 देखिए 1612 ईस्वी में 1612 ईस्वी में मैसूर में बाडियार वंश की स्थापना की। यहां पर प्रश्न ये बनता है कि जो वेंकट सेकंड थे, इन्होंने 1612 में बाडियार वंश की स्थापना की, जो कभी विजयनगर साम्राज्य का एक भाग था। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन जो बनता है, वाडियार वंश जो था ये विजयनगर का एक हिस्सा था, जिस पर वाडियार वंश यानी वेंकट सेकंड ने यहाँ पर सत्ता संभाली। कब? 1612 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर इसके बाद धीरे धीरे शासन चलता रहा। 18वीं शताब्दी आ गई। हम लोग चूंकि 18वीं शताब्दी में कहानी पढ़ेंगे हैदर अली की, तो 18वीं शताब्दी में मैसूर का राजा उस समय कौन था? चिक्का कृष्णराज। वहां का राजा क्या था 18वीं सदी में? चिक्का कृष्णराज। किंतु इसकी जो वास्तविक शक्ति थी, जो आपका चिक्का कृष्णराज था, इसकी जो वास्तविक शक्ति थी दो मंत्रियों के हाथ में थी, नंजराज और देवराज। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसी वंश में सैनिक के रूप में हैदर अली एंट्री करेगा और नंजराज जो है इसकी सहायता से ये सत्ता हासिल करेगा, कहाँ की? मैसूर की। तो आइए बात कर लेते हैं आगे। हैदर अली का जन्म कब हुआ था? तो हमें याद रखना है 1722 में हुआ था। ये कोलार, आपको याद रखना है, कोलार कर्नाटक में जगह पड़ती है, जहां पर इसका जन्म हुआ था 1722 में। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो फतेह मोहम्मद। आपको याद रखना है पिताजी का क्या नाम था? फतेह मोहम्मद था। आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। मैसूर राज में ये क्या थे? एक सैन्य अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। तो इनके पिता भी मैसूर राज में क्या थे? सैन्य अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। आपको याद रखना है। अब चूंकि जब पिताजी आप जानते हो एक अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे थे, तो पुत्र जो होगा वो भी काफी दमदार ही होगा, और इसका भी रुचि उसी ओर था। हैदर ने नंजराज की सहायता से, देखिए नंजराज अभी मंत्री किसका था आपको पता है? कृष्णराज चिक्का का ये मंत्री था। हैदर ने इसकी सहायता से क्या किया? इसका पीएम, प्रधानमंत्री बना कह सकते हैं, और यहाँ सैनिक के रूप में अपना करियर शुरू किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हैदर ये एक साधारण सैनिक के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति था, और इसने शुरुआत किसकी सहायता से की? तो आपको याद रखना है नंजराज। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। नंजराज और देवराज किसके मंत्री थे? तो हमें याद रखना है कृष्णा चिक्कराज के थे, और इसकी सहायता से अपने करियर की शुरुआत एक सैनिक के रूप में करता है। कहां से? मैसूर राज से। 1755 में हैदर अली डिनीगुल तमिलनाडु का एक किलेदार और फौजदार बना। कह सकते हैं इसने एक सफलता हासिल की। कब? तो 1755 में। और हैदर अली यहाँ पर क्या बना? फौजदार, यानी सेना का क्या बन गया? फौजदार बन गया। एक महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गया। कौन? तो आपको याद रखना है इस समय हैदर अली। अब देखिए हैदर अली और भी कुछ काम करता है महत्वपूर्ण। ये एक ब्राह्मण होता है खंडे राव, इसकी सहायता ये अपना सलाहकार बना लेता है। खंडे राव एक बहुत महत्वपूर्ण इनकी लाइफ में एंट्री होती है एक ब्राह्मण की, जिसको ये क्या बना लेता है? सलाहकार। तो आपको याद रखना है हैदर अली का सलाहकार कौन था? तो खंडे राव ब्राह्मण। ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर देखो, सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए फ्रेंच अधिकारी को नियुक्त करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हैदर अली था, अब यहाँ पर जो फ्रांसीसी आए थे भारत, उसमें जो फ्रेंच अधिकारी को ये नियुक्त करता है, और ये क्या है? सेना को प्रशिक्षण के लिए। अब आधुनिक ढंग से जो इसके जो मतलब आधुनिक ढंग से ये सेना को प्रशिक्षित करना चाहता है। कौन? तो हैदर अली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फौजदार, देखिए खंडेराव ब्राह्मण को अपना क्या बना लिया? इसने सलाहकार बना लिया। इसके बाद इसने और क्या खास काम किया? तो फ्रेंच अधिकारी को नियुक्त कर लिया, ताकि सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित किया जाए।
क्योंकि आने वाले समय में वो जानता था कि अंग्रेज हमारे लिए रुकावट बनेंगे और हमारी सत्ता को कहीं ना कहीं मतलब नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए ये खुद ये चाहता था कि हमारी जो मतलब कह सकते हैं जो हमारे जो सेना है उसको सही ढंग से क्या किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, ताकि युद्ध और तकनीक में हम लोग आगे हों। तो बड़ी अच्छी सोच थी हैदर अली की। अब आप जानिए हैदर अली ने मैसूर की स्थापना पर मैसूर के स्थान पर श्रीरंगपट्टनम को क्या बनाया, नई राजधानी। आपको याद रखना है, अब मैसूर पहले क्या थी, राजधानी। अब हैदर अली ने मैसूर राजधानी को अब एक नया नाम दे दिया, एक मतलब नई राजधानी बनाई, श्रीरंगपट्टनम। तो मैसूर के स्थान पर अब राजधानी क्या परिवर्तित हुई, श्रीरंगपट्टनम। ये राजधानी अब किसकी हो गई, हैदर अली की। आइए बात कर लेते हैं आगे। आगे देखिए क्या दिया है, हैदर अली को मैसूर का शासक बनने में राजमाता और खंडेराव ब्राह्मण दो लोगों ने बहुत मदद की। तब ये क्या बना, हमारा श्रीरंगपट्टनम जो राजधानी बनी, यानी मैसूर राज का शासक कौन बना, तो आपको याद रखनी है हैदर अली। किसकी सहायता से बना, तो वहां की जो राजमाता थी और साथ में कौन, खंडेराव ब्राह्मण। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है, खंडेराव ब्राह्मण और राजमाता की सहायता से ये क्या बना, शासक बना। कहाँ का, तो मैसूर राज का। और इसने 1760 में क्या किया, अपने आप को मैसूर राज का क्या शासक घोषित किया। आपको याद रखना है कि हैदर अली शासक कब बनते हैं, तो आपको याद रखना है 1760 में। किसकी सहायता से बनते हैं, तो ये भी याद रखना, राजमाता और खंडेराव ब्राह्मण की सहायता से ये सत्ता संभालते हैं। कहाँ की, तो मैसूर राज की। अब चूंकि अंग्रेजों की इस पर नजर थी, तो अंग्रेजों से पहला युद्ध होता है, आपको याद रखना है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। काफी इंपॉर्टेंट ये आपकी टाइमलाइन है, आपको याद रखना है। ये सन 1767 से 1769 में एक युद्ध होता है हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य, और ये युद्ध 2 वर्षों तक चलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात था, दक्खन में ये एक पहला प्रभावशाली शासक था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। आप जानते हो ज्यादातर युद्धों में अंग्रेजों ने ही विजय हासिल की, जो भी युद्ध हुए आगे, कहने का मतलब तो विजय कौन हुआ, ज्यादातर अंग्रेज हुए। लेकिन मोस्टली अगर बात की जाए, अब यहाँ पर पहली बार शिकस्त दी किसने, तो हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। और ये युद्ध लड़ा गया कब, तो आपको याद रखना है 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया, जिसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है। और दक्कन में हैदर अली पहला शासक था जिसने अंग्रेजों पर विजय हासिल की, ये भी बात याद रखना, दक्कन में। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं 1769 में एक संधि होती है जिसे बोलते हैं मद्रास की संधि। कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है, मद्रास की संधि किसके मध्य हुई, तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो संधि हुई थी किसके मध्य हुई थी, तो ये हैदर अली और लॉर्ड वेरेलिस्ट के मध्य हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट आपको नाम याद रखना है। तो ये संधि किसके मध्य, मद्रास की संधि हैदर अली और लॉर्ड वेरेलिस्ट के मध्य में हुई थी, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1769 में प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से लेकर 1769, लेकिन प्रथम मद्रास संधि इसी युद्ध के बाद हुई। तो कब हुई, तो 1769 में, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, आपको याद रखना, कुछ वर्षों बाद। अब देखो 70 के निकट, यानी कुछ साल अंग्रेज तो शांत रहते हैं, क्योंकि जानते हैं हैदर अली बहुत मजबूत शासक है, इससे लड़ना मुश्किल है। और जब समय गुजर जाता है कितना, तो आपको याद रखना 1780 से 84 के मध्य, यानी 1780 में फिर द्वितीय युद्ध होता है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1780 से 84 के मध्य हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसी युद्ध में हैदर अली की क्या हो जाती है, मृत्यु। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं कौन, तो इसी युद्ध में आपके हार जाते हैं हैदर अली। और बीच युद्ध में चूंकि इनकी मृत्यु होती है, तो अब कमान किसको संभालनी होती है, उनके पुत्र टीपू सुल्तान को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, टीपू सुल्तान इसी युद्ध में कमान संभालते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है ये युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये आयरकोट और हैदर अली के मध्य लड़ा गया था। और पोठेनवा, इसे पोठेनवा के युद्ध भी कहा जाता है। पोठेनवा के युद्ध में किसकी मृत्यु हुई थी, तो आपको याद रखना है ये मृत्यु हमारे किसकी हुई थी, तो हैदर अली की हुई थी। और कब, तो ये युद्ध के दौरान हुई थी। और यहीं पर कमान संभालते हैं कौन, तो आपको याद रखना है टीपू सुल्तान। यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में एंट्री हो जाती है किसकी, तो टीपू सुल्तान की यहाँ पर एंट्री हो जाती है। अब टीपू सुल्तान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अंग्रेजों से इन्होंने कैसे युद्ध किया और अपनी रणनीतिक और राजनीतिक जो इनकी सोच थी और समझ थी,
और अंग्रेजों से कैसे लोहा लेते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं टीपू सुल्तान की एक बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी को। तो देखिए, टीपू सुल्तान के पिता का नाम तो आप जानते ही हैं, ये हैदर अली थे। इनकी सत्ता ये कब कब से कब तक है, तो 1782 से लेकर 1799 तक ये सत्ता में रहते हैं मैसूर राज्य की। तो थॉमस मुनरो, देखो थॉमस मुनरो का कथन कई बार एग्जाम में आया। थॉमस मुनरो ने टीपू सुल्तान के लिए क्या कहा, तो टीपू सुल्तान को इन्होंने कहा था नई रीत से चलाने वाली आत्मा का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है, किसने टीपू सुल्तान को नई रीत से चलाने वाली आत्मा कहा था, तो आपको याद रखना है थॉमस मुनरो। ये कथन किसने कहा था, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो थॉमस मुनरो ने कहा था नई रीत से चलाने वाली आत्मा कहा था टीपू सुल्तान को, ठीक, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं प्रयोग किए बहुत सारे, क्योंकि सेना को नए नए ढंग से प्रशिक्षित करने की नींव रखी, और जो फ्रांसीसी इनका क्लब था उसमें भी ये शामिल हुए थे। तो कुल मिलाकर आधुनिक विचारों के साथ टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने की पूरी कोशिश की थी। तो आइए जानते हैं और इनके बारे में। 1787 में टीपू ने स्वयं को बादशाह घोषित किया। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कब टीपू ने अपने आप को बादशाह घोषित किया, तो आपको याद रखना है 1787 में। ठीक, आपको याद रखना है 1787 में टीपू ने अपने आप को क्या घोषित किया, बादशाह। वर्षों और महीनों, देखिए इनका इंपॉर्टेंट ये काम था, जो वर्ष और महीनों के नाम हिंदू यानी हिंदू नाम थे जो, इनको इन्होंने क्या किया, अरबी नाम में बदल दिया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इनका वर्क क्या है, देखा जाए तो इन्होंने अपने उस समय अनुसार इन्होंने जो हिंदू महीनों और वर्षों के जो नाम थे उनको चेंज कर दिया और इन्हें अरबी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, अरबी नाम। तो बदलाव किसने किया था ये हमें जानना है। तो टीपू सुल्तान ने बदलाव किया था। टीपू ने सिक्के ढालने की नई तकनीक भी विकसित की, ये भी पूछा जाता है प्रश्न। तो नए सिक्के जारी करने का भी काम किसका था, तो ये भी टीपू सुल्तान ने नए सिक्के जारी किए, वो भी नई तकनीक से बनने वाले। नाप तौल की आधुनिक पैमाना जारी किया। देखिए ये भी प्रश्न कई बार प्रश्न बना है कि आधुनिक नाप तौल का पैमाना किसने जारी किया था, तो टीपू सुल्तान ने जारी किया था, हमें ये याद रखना है। ठीक, तो यहाँ थोड़ा कट गया, चलिए आगे चलते हैं। ये बात तो समझ लिया आपने, फिर आगे बात कर लेते हैं। टीपू ने जैकोबिन क्लब का सदस्य घोषित किया, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, किसने जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की थी, तो आपको याद रखना है टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की सदस्यता घोषित की और मतलब ली थी, और साथ ही अपने आप को नागरिक कहा। ये भी प्रश्न, ये लाइन भी अक्सर एग्जाम में सीधी लिखकर पूछा जाता है, ये किसके विषय में है, तो आपको याद रखना टीपू सुल्तान के विषय में। और ये जो फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड मतलब ये बात है, तो आपको याद रखना है जैकोबिन क्लब का सदस्य और नागरिक दोनों घोषित किया था किसने, टीपू सुल्तान ने अपने आप को। और ये फ्रांसीसियों से चूंकि ये ज़्यादा उन्होंने कह सकते हैं उनकी सहायता भी ली थी, तो युद्ध में भी सहायता ली और प्रशिक्षण भी लिया और अपनी सेना को प्रशिक्षण भी दिया था, तो इसलिए वो फ्रांसीसियों से ज़्यादा जुड़े हुए थे और संबंध भी अच्छे थे फ्रांसीसियों से, इसलिए ये बात है। रंगापट्टनम में स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगाया, यानी रंगापट्टनम जो जगह थी, राजधानी थी मैसूर की, अब यहाँ पर इन्होंने क्या, देखिए दो इनके क्या थे, इनके मंत्री थे, आपको याद रखना पूर्णिया और कृष्णराव। ये हिंदू दो मंत्री थे। आपको कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान के मंत्री कौन थे, तो पूर्णिया और कृष्णराव ये दो हिंदू मंत्री थे, आपको याद रखना पूर्णिया और कृष्णराव। तो एक कुल मिलाकर हिंदू और मुस्लिम जो लोग थे उनके प्रति भी मतलब एक समान भावना कह सकते हैं। टीपू सुल्तान कहीं ना कहीं हिंदुओं से भी प्रेरित थे और सलाहकार के रूप में उन्होंने किनको बना रखा था, तो पूर्णिया कृष्णराव को इन्होंने अपना सलाहकार बनाया था, ये भी बात याद रखनी है। और रंगापट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। कभी भी इन्होंने अधीनता कह सकते हैं, अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक बढ़िया से युद्ध लड़ने की जो तकनीक थी उनको आगे बढ़ाया। अब देखिए टीपू सुल्तान ने एक और काम किया, श्रृंगेरी के मंदिर की मरम्मत के लिए और शारदा देवी की मूर्ति के लिए इन्होंने धन भी दिया था, ये भी बात है। यानी कह सकते हैं कहीं ना कहीं हिंदुओं के प्रति उनके धर्म के प्रति इनका अच्छा विश्वास था और उनको सम्मान भी दिया। तो टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के मंदिर की मरम्मत और शारदा देवी की मूर्ति के लिए धन प्रोवाइड कराया था, आपको याद रखना है किसने, तो टीपू सुल्तान ने। आइए आगे बात कर लेते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपको पता है कब हुआ था, 1767 से 69 के बीच में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो हमें याद रखना है 1780 से 84, यानी 4 साल चला था। और वहां पर हम लोगों ने देखो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके मध्य हुआ, तो टीपू सुल्तान के मध्य हुआ, और साथ में कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के मध्य में
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली और हैदर अली के मध्य हुआ था। प्रथम वाला आपने समझी लिया है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, पराजय यहाँ पर किसकी हुई? देखिए अब यहाँ पर ये अंग्रेजों से जीत नहीं पाते हैं टीपू सुल्तान, और ये युद्ध जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें गजब की क्या है, संधि ये थोप देते हैं अंग्रेज। यहाँ पर एक देखिए, ज्यादातर अंग्रेजों की आप जानते हो हड़प नीति, आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी लाया था, और हड़प नीति के तहत वो कई सारे राज्यों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता था। वही उसकी नीति पूरे भारत में एक तरफ से चल रही थी। जो भी भारतीय जो राजा थे, उनको कहीं ना कहीं वो संधि के तहत या हड़प नीति के तहत कहीं ना कहीं ये राज्यों को हड़प रहे थे, ठीक। आइए आगे बात करते हैं। अब इस संधि जो हुई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, श्रीरंगापट्टनम की संधि, कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है 1792 में, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संधि जो हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? तो आपको याद रखना है 1792 में श्रीरंगपट्टनम, और 1769 में कौन? मद्रास की संधि। वो किसके मध्य हुई थी? तो वो हैदर अली और किसके मध्य हुई थी? ये बात आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखनी है। चलिए, हरजाने के रूप में देखिए, अब लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ चूंकि इस युद्ध संधि जो लाते हैं ना कॉर्नवालिस, ठीक, तो ये टीपू सुल्तान से 3 करोड़ रुपए, आधा राज्य और जमानत के तौर पर 2 बच्चे। देखिए कितनी खतरनाक संधि यहाँ पर रखता है टीपू सुल्तान के लिए, कौन? तो कॉर्नवालिस। अब आप समझ गए कॉर्नवालिस का दिमाग देखिए आप, भाई गजब का दिमाग पाया इसने। कितनी अंग्रेज, अब समझ लो भारतीयों पर किस तरह से हराने के बाद, समझ लीजिए संधि के रूप में किस तरह से ये सौदा कर रहे थे हमारे भारतीयों के साथ। 3 करोड़ रुपए, आप सोचिए उस समय 3 करोड़ रुपए, कब की बात? 1792 की। ओह माय गॉड, इतना रुपया, समझ लीजिए कितने ये राज्य मजबूत थे, कितना इनके पास धन था। अब ये सारा धन कहाँ जाएगा? आप जानते हो ब्रिटेन जाएगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, जो धन इस तरह से कमाया गया है कहीं ना कहीं विनाश का कारण होगा। ब्रिटेन भी लास्ट में नष्ट हुआ, ये बात आप जानते हो, द्वितीय वर्ल्ड वार में। और वो सारा भारतीय पैसा कहाँ? गोल्ड रिजर्व जो था, कहाँ इन्हें रखना पड़ा? अमेरिका में। तो यही होता है, बुरे के साथ बुरा ही हो। आपने किसी के साथ बुरा किया तो किसी ना किसी के साथ तो बुरा होना ही है, तो इनके साथ भी बुरा होगा आगे आने वाले। 3 करोड़ रुपए, आधा राज्य और 2 जमानत के तौर पर 2 बच्चे। तो श्रीरंगापट्टनम की संधि एक तरह से कितनी खतरनाक और टीपू सुल्तान के लिए कितनी नुकसान करके गई है, यानी जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। 1700 आपको याद रखना 1792 श्रीरंगापट्टनम की संधि, 3 करोड़ रुपए, आधा राज्य, जमानत के तौर पर 2 बच्चे, ये टीपू सुल्तान से भाई लिए गए। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर लेते हैं। ये कब हुआ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये युद्ध टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली के मध्य लड़ा गया, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है भाई मेरे? मृत्यु हो जाती है। अब टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ही। ये युद्ध कब लड़ा गया? 1799 में। हमें याद रखना है ये युद्ध कब लड़ा गया? 1799 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के मध्य, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। प्रथम वाला आपको पता ही है 1767 1769। द्वितीय वाला आपको, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? वहां पर कितने आपको याद रखना, 80 से 84, 1780 से 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपको पता ही है। लॉर्ड वेलेस्ली ने पुनः वाडियार वंश की स्थापना कर दी। देखिए जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर सत्ता अब पुनः वाडियार वंश को कौन सौंप देता है? तो भाई बहुत चतुर थे ये अंग्रेज लॉर्ड वेलेस्ली, और इसने अब विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया, कहीं दोबारा विद्रोह ना हो जाए, इसके लिए वाडियार वंश के 2 वर्षीय शासक, अब समझ लो 2 वर्ष के बच्चे को राजा बनाओ, क्या क्या कौन जंग लड़ेगा? कृष्णराव को ये क्या बना देते हैं, कृष्णराज को ये क्या बना देते हैं, मैसूर का शासक बना देते हैं। ये बात याद रखिए। ऐसा बगावत को कम करने या रोकने के लिए ऐसा करते हैं। अब आइए भाई, मैसूर को सहायक संधि के दायरे में ले लिया गया। कुछ समय बाद इन्होंने क्या किया, मैसूर को सहायक संधि के दायरे में ले लिया। अब बाद में इन्होंने क्या किया भाई, सबसे खतरनाक 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मैसूर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, विलय कर लिया। अब 1800 आपको याद रखना 1834 में यही मैसूर राज्य आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने विलय कर लिया, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया 1834 में। तो आप ये बात समझ पाए, 1864 में इस तरह से इस राज्य को विलय कर लिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा। एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
ताकि हमें सारे प्रश्न याद हो जाएं। हमने बताया था आपको वेंकट सेकंड ने 17वीं शताब्दी में 1612 में वाडियार वंश की स्थापना की, जो कभी विजयनगर का एक भाग था, यानी विजयनगर साम्राज्य था, उसी में मैसूर राज्य का उदय हुआ वाडियार वंश के रूप में। ठीक 18वीं शताब्दी में मैसूर का राजा चिक्का कृष्णराज था। इसके दो मंत्री थे, नंजराज देवराज, और इन्हीं मंत्रियों की सहायता से हैदर अली का जन्म होता है 1722 में कोलार कर्नाटक में। फतेह मोहम्मद इनके पिता थे, जो कि एक अधिकारी थे मैसूर में, और हैदर ने नंजराज की सहायता से मैसूर राज का पीएम अपने आप को बनाया और एक सैनिक के रूप में शुरुआत की। 1755 में डिनीगुल तमिलनाडु का किलेदार इन्हें फौजदार घोषित किया गया, ये हमने जाना था। और ये जाना था खंडेराव ब्राह्मण को अपना इन्होंने सलाहकार नियुक्त किया था, और साथ ही फ्रेंच अधिकारी की नियुक्ति, यानी प्रशिक्षण के लिए इन्होंने फ्रेंच अधिकारी को नियुक्त किया। किसने? तो हैदर अली ने। ये बात हमने जानी थी। और फ्रांसीसियों की सहायता से डिनीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? तो ये हैदर अली ने की थी, आधुनिक शस्त्रागार की। हैदर ने मैसूर के स्थान पर श्रीरंगपट्टनम को नई राजधानी बनाया, ये भी याद रखना। ठीक, हैदर अली की मैसूर का शासक बना और राजमाता और खंडेराव की सहायता से ये शासक बना था, ये बात तो हम लोगों ने जानी थी। और 1760 में इन्होंने अपना एक वास्तविक शासक घोषित किया अपने आप को, किसने? हैदर अली ने। ये बात हम लोगों ने समझी। बैदनूर का नाम बदलकर इन्होंने क्या रखा? हैदर नगर। ठीक, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच लड़ा गया, और ये किसके मध्य लड़ा गया था? ये बात। और दक्कन में इन्होंने अपना पहले ये विजित करने वाले शासक थे। और मद्रास की संधि कब हुई? तो हैदर अली और लॉर्ड वेरेलस के मध्य हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। 1769 में मद्रास की संधि याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ठीक, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1780 से 84 में लड़ा गया, और यहीं पर हैदर अली की क्या हो जाती है? मृत्यु। इसे पोर्टेनवा का युद्ध भी कहा जाता है, और टीपू सुल्तान यहीं पर क्या संभालते हैं? कमान। चलिए, ये हमने जाना। टीपू सुल्तान 1782 से 99 तक सत्ता। थॉमस मुनरो ने टीपू सुल्तान को क्या कहा था? नई रीत से चलाने वाली अशांत आत्मा कहा था। ठीक, नई रीत से चलाने वाली शांत आत्मा कहा था, अशांत आत्मा। ठीक, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, अशांत आत्मा। ठीक, 1787 में टीपू ने स्वयं को वासा घोषित किया, ये बात तो हमने जानी ली। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने नापतोल की नई प्रणाली भी जारी की। ठीक, टीपू ने जैकोबिन क्लब का अपने आप को सदस्य कहा और साथ ही अपने आप को नागरिक भी बनाया। ठीक, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगाया था, और इनके मंत्री कौन थे? तो पूर्णिया और कृष्णराव। और सिंगरेरी मंदिर के लिए इन्होंने क्या दिया था? धन दिया था, शारदा देवी की मूर्ति के लिए भी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1790 से 92, इंपॉर्टेंट है, याद कर रखना। लॉर्ड कॉर्नवालिस के और टीपू के मध्य हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोगों ने जाना था 1792 में, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रीरंगपट्टनम की संधि याद रखना। और हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए, और शायद आधा राज, और जमानत के तौर पर 2 बच्चे। चलिए चौथे युद्ध की बात करते हैं, कब हुआ? तो 1799 में, और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पुनः वाडियार वंश की स्थापना कौन करता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली करता है, याद रखना। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मैसूर को सहायक संधि के दायरे में ले लिया जाता है, और 1834 आते आते ब्रिटिश साम्राज्य में इसको पुनः मैसूर राज को ये मिला लेते हैं। इस तरह से आज हम लोगों ने आज के वीडियो लेक्चर में हैदर अली और टीपू सुल्तान की कहानी को भी समझा, और यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, इस बात को बहुत अच्छे से समझा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों।